हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी और आज स्ट्राइकर बैच के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास चैप्टर। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, एक छोटा चैप्टर है, लेकिन अगर जेईई मेंस के पर्पस से बात की जाए तो इस चैप्टर से एक सवाल आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। तो एक सवाल ऐसा मान लो ऑलमोस्ट पक्का है। लेकिन इस चैप्टर के बारे में खास बात यह है कि इस चैप्टर से जनरली डायरेक्ट सवाल कम आते हैं और जेईई मेंस के अंदर भी इस चैप्टर को अलग अलग चैप्टर्स के साथ मर्ज करके सवाल बनाए जाते हैं। जैसे सेंटर ऑफ मास और वर्क पावर एनर्जी से मिला करके सवाल बना सकता है, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन से चैप्टर बना करके सवाल बना सकता है, और सेंटर ऑफ मास न्यूटन्स लॉ, दोनों चैप्टर्स को मिला करके सवाल बनाया जा सकता है। तो अलग अलग चैप्टर्स से मिला करके इस चैप्टर से सवाल कई बार जेईई मेंस में पूछा जा चुका है और इस सेकंड अटेम्प्ट में भी आपसे कई सारे सवाल यहां से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी पूरी है। ठीक है, तो शुरू करें। तो बिना देरी के हुए यहां पर शुरू करते हैं। 1 मिनट। चलो भाई, तो कहां थे अपन। ठीक है, सेंटर ऑफ मास स्टार्ट कर रहे थे। कौन कौन से टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, फटाफट से इन टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो इस आज के टॉपिक यहां पर हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का कंजर्वेशन, एंड कॉलिजन, 1D 2D कॉलिजन वगैरह के बारे में बात करेंगे। और फिर वेरिएबल मास से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो कई सारे टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं। अब जो बच्चे जिन्होंने वर्क पावर एनर्जी लेक्चर देखा है तो उनको पता है कि हम किस तरीके से कम टाइम में बहुत इफिशिएंटली इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं और इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन आप में से कुछ राजू ऐसे भी होंगे भाई जो पहली बार आधार रहे हैं। ठीक है, तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एक शॉर्ट में समराइज कर देता हूं कि हम किस तरीके से मोस्ट इफेक्टिवली हम इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का रिवीजन हम ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करेंगे, जहां पर मैं पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा फिर उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। हम ऐसे टाइम खराब नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट द मोस्ट इफिशिएंट वे टू रिवाइज अ चैप्टर। ठीक है, कैसे रिवाइज करना है तो बेसिकली मैं यहां पर लेकर आया हूं 2022, 23, 24 और 25। 2025 जो फर्स्ट सेशन हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, हमने उसके सभी सवालों को यहां पर सेंटर ऑफ मास के लेकर के आए हैं। ठीक है, तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहां पर स्क्रीन में साइड में हट जाऊंगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट का टाइमर सेट कीजिए और 2 मिनट में उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आप पर वो क्वेश्चन बनता है इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं एंड यू जस्ट नीड द प्रैक्टिस। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो वीडियो को आगे पॉज करके अनपॉज करिए और फिर उसके बाद देखिए कि उसका सॉल्यूशन क्या है और आप उस टॉपिक में, उस क्वेश्चन में क्या चीज मिस कर रहे थे जिससे कि आपका वो सवाल नहीं बन रहा था। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई कॉमन मिस्टेक करी है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि यार आपने बहुत लंबा टाइम लिया और उस सवाल को सॉल्व करने का कोई एक छोटा तरीका भी अवेलेबल था? ठीक है, ये सारी चीजें आपको जज करनी है। क्लियर? तो ये तरीका समझ में आया। साथ में मैं क्या करूंगा, हर क्वेश्चन में जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता जाऊंगा उस क्वेश्चन का टॉपिक और उस क्वेश्चन के टॉपिक की थ्योरी आपको कराता जाऊंगा विद इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि मैं आपको पूरी थ्योरी भी उसके साथ साथ में रिवाइज करवा रहा हूं। लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपके सभी उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी रिवाइज हो चुकी होगी जिनसे जेईई में सवाल बन करके आते हैं। ठीक है, तो थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी, अच्छे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेटेस्ट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ साथ में अब आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि आपके प्रिपरेशन में कहां कोई कमी थी, कहां आपको सुधार की जरूरत है, आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे थे और किस तरीके से आप उनको बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पैटर्न, ये वैरायटी आपको क्लियर होगी। तो चलो भाई पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जेईई मेंस 2025 का सवाल है, फटाक से सॉल्व कीजिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पॉज करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। ट्राई किया राजू?
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हर सवाल के सॉल्यूशन को खुद से ट्राई जरूर करें। इट डज नॉट मैटर कि आप उस सवाल को सही सही सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। व्हाट मैटर्स इज कि आपको उस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, पहली चीज। दूसरा, आप क्या अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर क्या सवाल बोला हुआ है, तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट विथ साइड्स ऑफ लेंथ ए एंड बी। यहां पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट दी है जिसकी साइड की लेंथ ए और बी है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास पूछा है, हुज मास पर यूनिट एरिया कितना दिया है, सिग्मा नॉट एक्स अपॉन ए बी। सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, ए बी तो कांस्टेंट है, ये वुड बी। हमें बेसिकली सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इस चैप्टर का ये पहला सवाल जिसका टॉपिक है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। तो सबसे पहले इस टॉपिक की हम थ्योरी कवर करते हैं कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द थ्योरी विच इज लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चंस एक ही सेम थ्योरी पर बेस्ड होते हैं, तो मैं हर क्वेश्चन के सामने वो थ्योरी मेंशन नहीं करूंगा। ठीक है, अगर ये पहली बार सॉल्व कर रहा हूं, पहली बार थ्योरी पढ़ा रहा हूं, तो आपको सामने पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम सवालों के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करते हैं। एंड फर्स्ट वी टॉक अबाउट डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास सिस्टम, ठीक है। डिस्क्रीट मास सिस्टम की हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करते हैं। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम क्या होता है, तो बेसिकली कई सारे अलग अलग मासेस यहां पर रखे हुए हैं। ठीक है, ये मान के चलो M1 रखा हुआ है, ये यहां पर M2 रखा हुआ है, ये यहां पर M3 रखा हुआ है, एंड सो ऑन। इसकी पोजीशन है R1, इसकी पोजीशन है R2, इसकी पोजीशन है R3। तो इन सभी का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय सिग्मा MI/RI डिवाइडेड बाय सिग्मा MI। इस तरीके से हम पोजीशन को डिफाइन करते हैं, सिग्मा MI/RI। M इंटू आर को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ अ मास। ठीक है, M इंटू आर, दिस इज कॉल्ड मोमेंट। ठीक है, चलो भाई, इस तरीके से हम पोजीशन डिफाइन करते हैं। लेकिन अब मुझे अगर यही x और y कोऑर्डिनेट्स में अलग अलग बात करनी हो, तो इसको हम x और y में अलग अलग तोड़ भी सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बिकम सिग्मा MI/XI divided by sigma MI. Y coordinate of center of mass will become sigma MI/YI divided by sigma MI। इस तरीके से आप x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, z होता तो वो भी निकाल लेते भैया, तो ये मत बोलना कि नहीं नहीं सर अगर z होता तो क्या करते, सेम यही फॉर्मूला z के लिए भी लगा देते। ठीक है, ये किसकी बात चल रही है, डिस्क्रीट मास सिस्टम की चल रही है। अब इसी की जगह अगर कंटीन्यूअस मास सिस्टम होता तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। कंटीन्यूअस मास सिस्टम, ठीक है, तो कंटीन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो भैया अगर आपके सामने कोई एक कंटीन्यूअस बॉडी है, ठीक है, कोई एक कंटीन्यूअस बॉडी है और इस कंटीन्यूअस बॉडी का आपको सेंटर ऑफ मास पता करना है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा ये पता करने का तरीका, तो भैया पोजीशन कैसे होगी, फॉर्मूला सेम ही रहता है, बस सिग्मा की जगह हम इंटीग्रेशन यूज कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dmr डिवाइडेड बाई dm का इंटीग्रेशन, छोटे छोटे मास लेंगे और उन सभी मास को इंटीग्रेट कर देंगे। इसको भी अगर मैं दो पार्ट्स में तोड़ूं तो ये बन जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन ऑफ dmx डिवाइडेड बाई dm का इंटीग्रेशन, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन ऑफ dmy डिवाइडेड बाई dm का इंटीग्रेशन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट दी सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। अब आते हैं अपने दिए हुए सवाल पर, ये थी थ्योरी।
ठीक है, हमें बोला है कि यहां पर मेरे पास एक बॉडी है, रेक्टेंगुलर बॉडी है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अगर नॉर्मल बॉडी होती तो बोल देता रेक्टेंगल के सेंटर पर होता a/2 b/2, मैं फटाक से बोल देता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दिस इज नॉट अ रेक्टेंगुलर बॉडी, मतलब दिस इज नॉट एन इवन बॉडी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है। क्यों? इसकी डेंसिटी बार बार बदल रही है। जैसे जैसे आप x बदलते जाओगे इस बॉडी की डेंसिटी बार बार बदलती जाएगी। तो सर फिर कैसे निकालेंगे, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने कहा यार सबसे पहले इसका डायग्राम मैं यहां पर दोबारा से बना देता हूं आपके सामने। लेटस से ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। बॉडी कैसी है? अनइवन, मतलब इसकी डेंसिटी बार बार बदल रही है। तो मैं इसको यहां पर कुछ फिल कर देता हूं। ठीक है, इस तरीके की बॉडी है। तो सिंस बॉडी की डेंसिटी बार बार बदल रही है तो आपको यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। सर डेंसिटी कैसी बदल रही है? तो यहां पर आपको सवाल में इस बॉडी की डेंसिटी बदलते हुए दिया है सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट एक्स अपॉन ए बी। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा घूरना, जैसे जैसे आप x कोऑर्डिनेट बदलेंगे इस बॉडी की डेंसिटी बदलेगी। x की वैल्यू 0, मतलब यहां पर डेंसिटी 0, x की वैल्यू 1, डेंसिटी सिग्मा नॉट अपॉन ए बी। x की वैल्यू a रख दूंगा, जैसे ही मैं x की वैल्यू ये a रख दूंगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? सिग्मा नॉट a अपॉन ए बी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है अलग अलग x कोऑर्डिनेट पर डेंसिटी अलग अलग है। तो ऐसे केस में सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट। तो मैंने यहां पर x दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया है dx। ठीक है, तो x दूरी पर, क्योंकि यहां पर x के साथ वेरिएशन कर रहा है तो मैं x वाले पे ले रहा हूं, x दूरी पर dx विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया। अब इस dx विड्थ का मास क्या होगा? सर कुछ dm होगा। ठीक है, तो मैंने कहा dm की वैल्यू क्या होगी? तो dm विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू da। सर ये कैसे लिखा? मैंने कहा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भैया। ठीक है, अगर सिग्मा का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया। मतलब क्या? एक यूनिट एरिया का मास क्या है? सर सिग्मा है। तो dA एरिया का मास क्या होगा? सिग्मा dA, और इसी को मैंने लिख दिया है dm। सिग्मा dA क्या है? इस वाले एरिया का मास। ठीक है, तो dm क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू dA। अब dA इसका छोटा सा एरिया क्या है? तो उसकी विड्थ है dx, इसकी हाइट है, लेंथ है b, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू b dx। ठीक है, dx विड्थ हो गई, ये हो गया। चलो भाई, अब मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाई dm का इंटीग्रेशन। मैंने कहा dm कितना हो जाएगा? तो सिग्मा इंटू वी डी एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू बी डी एक्स का इंटीग्रेशन। सिग्मा की वैल्यू यहां पर छाप दीजिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? सिग्मा नॉट एक्स अपॉन ए बी इंटू बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट एक्स अपॉन ए बी इंटू बी डी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन कर देना है। दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। नोटिस कीजिएगा काफी सारे टर्म्स यहां पर क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं। सर कौन कौन से टर्म्स कट रहे हैं? तो सिग्मा नॉट से सिग्मा नॉट खत्म हो गया, ए बी से ए बी कट गया, बी से बी कट गया। ठीक है, यहां क्या आ गया? एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या है? खाली एक्स डी एक्स। लिमिट कहां से कहां तक? एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज करूं? 0 से लेकर के a तक। चाहो तो यहां पर भी लिमिट रख लेना।
ठीक है, चलो राजू, तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से a, सॉल्व किया तो आ रहा है 2a/3। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2a/3 आ गया। चलो अब पहले ऑप्शन से वेरीफाई कर लेते हैं, x कोऑर्डिनेट 2a/3, तो पहले ऑप्शन में x कोऑर्डिनेट 2a/3 है सेंटर ऑफ मास का, दूसरे में भी 2a/3 है, तीसरे और चौथा नहीं हो सकता हमारा आंसर। अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट के बारे में। ठीक है, मैंने कहा कि यार यहां पर ये छोटी सी स्ट्रिप है, क्या इस स्ट्रिप में y डायरेक्शन में डेंसिटी बदल रही है? नहीं सर, y डायरेक्शन में नहीं बदल रही, क्योंकि एक बार x फिक्स कर दिया, x की वैल्यू 1 कर दी, तो यहां पर भी 1 पर भी, यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी, तो ये एक y डायरेक्शन में रेगुलर डेंसिटी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा सर, बीचों बीच में होगा। ऐसे ही हर एक एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच में ही होगा। तो अगर सारे के सारे सेंटर एलिमेंट्स का सेंटर ऑफ मास b/2 पर है, तो सेंटर ऑफ मास भी कहां पर होगा, b/2 पर ही होगा। तो y कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है, b/2। y कोऑर्डिनेट के लिए इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, तो 2b/3 ये नहीं होने वाला। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि b/2। चमका, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है। आई थिंक कि अब आपको सेंटर ऑफ मास निकालने की थ्योरी भी क्लियर होगी और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चल राजू, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यहां पर मैं फिर से साइड में हटता हूं और अब इस सवाल को ट्राई कीजिए। चल भाई, सॉल्व किया, क्या बोल रहा है यहां पर, तो बोला हुआ है कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर रेडियस की डिस्क है, विथ सेंटर लोकेटेड एट ऑरिजिन। ठीक है भैया, डिस्क का सेंटर कहां पर है, ऑरिजिन पर है। ठीक है, अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का सर्कुलर होल इसमें से कट किया है, कट फ्रॉम द डिस्क इन सच अ वे दैट एज ऑफ द होल टचेज द एज ऑफ द डिस्क। एज का मतलब होता है बाउंड्री। ठीक है, तो डिस्क की एज क्या हो रही है, होल की डिस्क जो है, होल की एज जो है वो डिस्क की एज से टच कर रही है। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेसिडुअल और रिमेनिंग डिस्क फ्रॉम द ऑरिजिन। फिर से कॉन्सेप्ट क्या हो गया, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करने के लिए मैंने क्लास में एक तरीका बताया था जिसका नाम दिया था भर करके खाली करना। भर करके खाली करना, एक ब्रह्मास्त्र बताया था। ठीक है, भर करके खाली करना। जब भी ऐसा हो कि किसी डिस्क से कुछ हिस्सा कट कवट कर दिया जाए, ऐसे आड़े तिरछे सवाल आते हैं, तो हम ये ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। सवाल क्या है, मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं। तो भैया ऐसा है कि कोई डिस्क है, डिस्क का सेंटर यहां पर है। ठीक है, और ये डिस्क पूरी भरी हुई थी। ठीक है, 20 सेंटीमीटर की रेडियस थी। ठीक है सर, अब इस डिस्क में से हमने एक हिस्सा कट किया। कितना हिस्सा कट किया, 5 सेंटीमीटर रेडियस का हिस्सा हमने यहां से कट कर दिया। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा मैंने कट कर दिया है और बचा हुआ हिस्सा अभी भी भरा हुआ है। ठीक है, तो नोटिस कीजिएगा, ये रेडियस जो है दिस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले तो, और सर आपने इधर क्यों बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उसने बोला डायग्राम जो है कि बाउंड्री से टच हो रहा है, एज से, डिस्क की एज से इस कैविटी की एज टच हो रही है। ठीक है, चलो सर, ये क्या है, ये 5 सेंटीमीटर था, इसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो अगर इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो ये तो क्या हो गया, टोटल 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 और टोटल 20, तो ऐसा ही दिखाई देगा। हाँ सर, ऐसा दिखाई देगा। हमने क्लास में जो सवाल सॉल्व किया था उसकी रेडियस 10 थी, तो पूरा सेमी सर्कल यहां पर ऐसा बन गया था। ठीक है, तो क्लास में सवाल सॉल्व करने में और इस सवाल में सिर्फ इतना अंतर है, रेडियस का डिफरेंस है। ठीक है सर, आपने यहां क्यों बनाया, यहां क्यों नहीं बनाया, मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता, उसने तो सेंटर से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस पूछी थी। ठीक है, अब ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करें, तो मैंने कहा ये रायता कौन फैला रहा है, यहां पर रायता फैला रहा है सर ये सेंटर ऑफ मास, ये खाली पोर्शन। तो मैंने कहा इसको भर दो।
ठीक है सर, भर करके क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, एक डिस्क बन जाएगी। तो अगर लेट अस अज्यूम कि डिस्क की डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, तो इस कैविटी की भी डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा हो जाएगी। ठीक है, जो डेंसिटी इस डिस्क की होगी वही डेंसिटी क्या होगी, इस कैविटी की होने वाली है। हाँ सर, कैविटी की और डिस्क की डेंसिटी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा अगर मैंने यहां पर प्लस सिग्मा भरा है तो यहां पर माइनस सिग्मा भी भरना पड़ेगा। ठीक है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, दो मासेस मैंने भर दिए। तो सर सिग्मा पॉजिटिव डेंसिटी, सिग्मा नेगेटिव डेंसिटी, तो क्या हुआ, मैंने कुछ भरा, इफेक्टिवली कुछ नहीं भरा। मैंने 10 केजी पॉजिटिव मास रख दिया, 10 केजी नेगेटिव, तो इफेक्टिवली तो मैंने वही कुछ नहीं रखा ना। ठीक है, अब मैंने कहा ये पॉजिटिव को तो मैंने पूरे डिस्क का हिस्सा मान लिया। ठीक है, और पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, सर पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा। ठीक है, और इस नेगेटिव डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, सर इसके सेंटर पर होगा। ठीक है, M2 माइनस में। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, वही डिस्क्रीट मास सिस्टम वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो मैंने कहा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर है, M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। चलो राजू, अब M1 बड़ा वाला, देखो भाई मैंने क्या किया, इसमें पहले भरा। ठीक है, तो भरा तो भरे वाले मास को क्या मान लिया, पूरे के पूरी डिस्क मान ली। तो पूरी डिस्क का मास क्या होगा, M1 क्या होगा सर, सिग्मा इंटू इसका एरिया पाई इंटू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक यूनिट एरिया कितना है, एक यूनिट एरिया का डेंसिटी मास कितना है, सिग्मा, तो पाई आर स्क्वायर का मास क्या होगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। ठीक है, x1 क्या हो जाएगा सर, x1 हो जाएगा 0, ओरिजिन पर रखा है, प्लस दूसरा क्या है, माइनस सिग्मा। ठीक है, मैं करेक्ट कलर से ही बनाता हूं सो दैट आप ट्रैक कर पाओ। माइनस सिग्मा इसकी डेंसिटी है, इसका एरिया क्या है, पाई इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया है पाई इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो M1 x1 M2 x2, इसका सेंटर ऑफ मास कितने पर है भैया, ये M2 कहां पर है सर, 20 में से 5 घटा दो तो ये दूरी कितनी रह गई, ये 15 सेंटीमीटर रह गई, आप देख पा रहे हो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस थी 20 सेंटीमीटर, इसमें से 5 सेंटीमीटर घटा दिया तो ये कितना रह गया, 15 सेंटीमीटर। फिर से देखना राजू, ये टोटल दूरी है 20 सेंटीमीटर, ये है 5, तो x1 कितना हो गया, 15 हो गया। तो इसीलिए x1 की वैल्यू रख देता हूं इंटू 15 होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो सिग्मा इंटू पाई इंटू 20 का स्क्वायर प्लस माइनस सिग्मा इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर, M1 प्लस M2। ठीक है, और ये जो सॉल्व कर दूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये तो टर्म पूरा ही 0 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, सिग्मा इंटू 25 पाई इंटू 15 माइनस में। ठीक है, ये माइनस भी है ना, चलो डिवाइडेड बाई 400 पाई सिग्मा माइनस 25 पाई सिग्मा, क्योंकि यहां पर सिग्मा के साथ जो भी नेगेटिव मास है तो मैंने माइनस में लिया। ठीक है, तो पॉजिटिव रखा और नेगेटिव रखा। चलो भाई, तो कुछ कुछ काटा पीटी हो रही है, सिग्मा से सिग्मा आई थिंक कट गया, पाई से पाई आई थिंक कट गया। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा ऊपर, -25 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 400 माइनस 25, 375 ये बचा। ठीक है, तो 375 ये बचा, आप कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, अगर 25 में लूं तो ठीक है, 25 का या 25 कर देता हूँ, 5 7 35, 2 बचा 25। ठीक है, और ये हो गया 15, 15 से 15 खत्म हो गया, -1 आ गया। दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और उसने एक्स कोऑर्डिनेट ही आपको सेंटर से दूरी है,
तो ये आपका -1 आंसर आ गया, मतलब सेंटर से एक दूरी, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो इफेक्टिवली सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इन पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, सेंटर से 1 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। होना चाहिए था जब भैया नेगेटिव, पॉजिटिव मास सेंटर ऑफ मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव मास अपने से दूर रिपेल करता है। तो अगर यहां नेगेटिव रखा तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो वो है 1 सेंटीमीटर। अगला सवाल सॉल्व कीजिए, फिर से वीडियो पॉज कीजिए और इस सवाल को अब ट्राई कीजिए। चलो किया। क्या बोल रहा है सवाल में? As shown below, a bob A of pendulum having massless string, एक बॉब A है, ये पेंडुलम दे रखा है डायग्राम में, ठीक है, एक बॉब A है, ठीक है, massless string है। As shown below, bob A of pendulum having massless string of length capital R, इसकी लेंथ कैपिटल R है। डायग्राम में हाल की हाल चीजें बनाते जाइए सो दैट कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इज रिलीज्ड फ्रॉम 60 डिग्री टू द वर्टिकल, इट हिट्स अनदर बॉब B ऑफ हाफ द मास, तो इसका मास क्या है यहां पर m/2, तो एक और बॉब रखा हुआ है जिसका मास क्या है m/2 है, ठीक है। दैट इज एट रेस्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल एट सेंटर, एज्यूमिंग इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉब ए वाले बॉब की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन विल बी, ठीक है, आफ्टर द कॉलिजन टेक जी एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये किस टॉपिक का सवाल है? कॉलिजन का सवाल हो गया ये, ठीक है। सो तो टॉपिक क्या है? कॉलिजन, और कह सकते हो वर्क पावर एनर्जी का भी सवाल, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी और कॉलिजन को मिला करके ये सवाल बना दिया है। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपसे पूछा है ए वाले ब्लॉक की मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉब ए आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद ए वाले बॉब की वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैंने कहा यार मेरे पास पहले इस तरीके का ये बॉब रखा हुआ है, ए बॉब है जिसका मास m है, यहां से मैंने रख रखा है, ठीक है, और ये जो है 60 डिग्री एंगल बना रहा है वर्टिकल से, ये एंगल भी दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस दे रखी है इसकी r। सबसे पहले क्या होगा? टकराने से पहले ये बॉब पहले नीचे जाएगा, ये बॉब यहां से कुछ ऐसे जाएगा, हाँ सर ऐसे जाएगा। तो मैंने कहा यार कितना दूरी जाएगा? तो देखो यार जब ये यहां पर जाएगा तो सबसे पहले मैं ऐसे डाल देता हूं, तो ये वाली हाइट कितनी है? थीटा के बगल वाला नोटिस करना, ये क्या है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल चमक रहा है, ठीक है। तो थीटा के बगल वाला क्या होता है? आर का कॉस थीटा। तो ये वाली हाइट हो जाएगी आपकी आर का कॉस 60, यानी कि r/2 हाइट हो गई, ठीक है। अब मैंने कहा अगर एक बॉल को, अब देखो यार ये पुराना कॉन्सेप्ट आ गया वर्क पावर एनर्जी वाला, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर एक बॉडी h हाइट गिरती है, अगर एक बॉडी h हाइट गिरती है तो गिरने के पहले, ठीक है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है इट इज गिवन बाय √2gh, √2gh। अगर एक बॉडी को h हाइट से मैं ड्रॉप करता हूं तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? √2gh। इट डज नॉट मैटर कि वो स्ट्रेट लाइन में गिरे या आड़ा तिरछा गिरे, बस इतना जरूरी है फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए और कोई दूसरा फोर्स काम करने वाला नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा फ्रिक्शन mg के अलावा तो कोई और काम कर नहीं रहा, टेंशन काम कर नहीं रहा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? √2gh। h की वैल्यू क्या है सर? ये टोटल हाइट जो है दैट इज r/r। ये टोटल यहां से यहां तक कितनी है सर? ये r है। ये क्या है सर? ये r/2 है। तो r में से r/2 माइनस कर दूं तो इट इज गिवन बाय r माइनस r/2, यानी कि h की वैल्यू आ गई है r/2। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी जो निकल करके आ गई है 2g r/2, यानी कि gr का ये वेलोसिटी हो गई। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ a जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ a जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। अब ये a वाला बॉब, अब ध्यान से सुनना राजू, ठीक है, मैंने कहा सर टकराने से पहले ये ऐसा दिख रहा है, ये वाला a वाला बॉब है,
ठीक है, और एक दूसरा बॉब बना देता हूं यहां पर, लेट अस कॉल इट बी। ठीक है, ए का मास क्या है, m है, बी का मास क्या है, m/2 है। ठीक है, ए के पास वेलोसिटी है लेफ्ट साइड में √gr। ठीक है, ये वेलोसिटी है। अब इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। ठीक है, अब आप भूल जाओ कि ये दोनों रस्सी से ऊपर से बंधे हुए हैं, ये भूल जाओ ये बात कि सर ये तो दोनों ऐसे रस्सी से बंधे हुए हैं। मैंने कहा हाँ बंधे हुए हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, क्यों, रस्सी वर्टिकल फोर्स लगा रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉलिजन हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रस्सी कुछ नहीं कर सकती, तो इसीलिए ये रस्सी दिखाऊं या ना दिखाऊं ये इररिलेवेंट है। ठीक है, अब आपको सीधा सीधा बस ये कॉलिजन करना है और देखना है कि यार इसके बाद क्या होने वाला है। तो मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है यहां पर, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू √gr। टकराने के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, तो मैंने कहा सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी e टाइम्स √gr। ठीक है, ये वेलोसिटी e की वैल्यू तो 1 है, तो खाली 1 इंटू √gr। ठीक है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के लिए e की वैल्यू 1। देखो मैं साथ साथ में ये थ्योरी भी आपको बताता जा रहा हूं, नहीं तो फिर आप बोलो कि सर पहले क्वेश्चन में बताई बाकी में नहीं बताई। अरे भैया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख दिया। अब टकराने के बाद ये वाली जो बॉल है ये कहां जाएगी, सर ये लेफ्ट में जाएगी, लेटस। ठीक है, और ये वाली बॉल मैं इसकी वेलोसिटी कुछ लिख देता हूं। ठीक है, लेटस कॉल दिस वेलोसिटी एज v। ठीक है, टकराने के बाद अगर मैं इसकी वेलोसिटी v लिखूंगा तो इसकी वेलोसिटी मुझे लिखनी पड़ेगी v प्लस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों बॉल्स वेलोसिटी v सेपरेशन से अलग अलग हो रही हैं, मतलब जैसे मैंने कहा अगर ये दोनों बॉल्स 10 मीटर पर सेकंड से दूर जा रही हैं एक दूसरे से, तो अगर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो इसकी 15 मीटर होगी, तभी तो काम बनेगा। ठीक है, मतलब v से कुछ एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, कितनी एक्स्ट्रा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। ठीक है सर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोले तो मैंने कहा जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम। सो दिस इज योर बिफोर कॉलिजन, दिस इज योर कंडीशन बिफोर कॉलिजन एंड दिस इज योर कंडीशन आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, तो अब मैं लगा रहा हूं क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इफ F external is 0, then momentum will remain constant। ठीक है, सिस्टम का मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पहले मोमेंटम क्या था, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास m। ठीक है, b के पास तो कुछ है नहीं, इंटू √gr। ठीक है, m इंटू v। फाइनल मोमेंटम क्या है, ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा इस बी वाले ब्लॉक का, तो मास m/2 इंटू v प्लस √gr। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू छाप दी मैंने। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, √gr, तो v प्लस gr। ठीक है, तो ये छाप दिया, प्लस इस वाले मास की, तो m इंटू v। ठीक है, m1v1 प्लस m2v2, दिस इज योर फाइनल मोमेंटम, दिस इज इनिशियल मोमेंटम। काटा पीटी कर लो, m से m उड़ा दो। ठीक है, √gr v/2। ठीक है, तो यहां पर आ गया आपका v/2 प्लस √gr/2 प्लस v, तो v प्लस v/2 हो गया आपका 3v/2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, gr माइनस gr/2, तो ये बन गया √gr/2। gr में से √gr/2 माइनस किया। ठीक है, फिर से काटा पीटी कर लो, 2 से 2 खत्म, तो v की वैल्यू निकल करके आ गई √gr/3।
दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, वी आया ना, ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कॉलिजन। हमें क्या निकालना था? फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कॉलिजन, तो √GR/3। ठीक है, एक बात याद रखना, बस कहीं बी की वेलोसिटी मत निकाल आना। ठीक है, पता चला बी की वेलोसिटी निकाल आए, तो बी की नहीं निकालनी, किसकी निकालनी है? ए की निकालनी है। क्या हो गई? मैंने कहा पहले टकराने से पहले √GR थी, √GR से तो कुछ कमी होनी है। ठीक है, तो √GR से कुछ कम होनी है, तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता था, ये आंसर नहीं हो सकता था। कितना होना है वो तो मैं देखना था। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरीके से मैंने कहा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया। हाँ, अगर इसकी बी की पूछता तो v प्लस √GR, तो उस केस में शायद GR/3 4/3 GR/√GR हो जाता। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बेसिकली खाली एक वर्क पावर एनर्जी से इसने पहले वेलोसिटी निकलवाई और फिर उसने कॉलिजन करवा दिया 1D वाला। ठीक है, चल राजू, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व कीजिए। चल भाई, सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्या बोल रहा है? असर्शन रीजन वाला सवाल है। 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ सेम मास, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। सबसे पहली चीज तो ये 3 कैसे हैं? आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। ठीक है, ऑफ सेम मास अंडरगो 1 डायमेंशनल मोशन एज शोन इन फिगर विथ इनिशियल वेलोसिटीज 5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ वी वेट सफिशिएंटली लॉन्ग फॉर इलास्टिक कॉलिजन टू हैपन, ठीक है, देन VA इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इसकी बता रहा है कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। इसकी कितनी बोली है? 2 मीटर पर सेकेंड। और VC है कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटीज 4, 2, 5 है, विल बी द फाइनल वेलोसिटीज। ठीक है भाई, तो दिस इज योर स्टेटमेंट 1। ठीक है, रीजन क्या बोल रहा है? इन इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन आइडेंटिकल मासेस 2 ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। ये रीजन तो बिल्कुल सही है। इलास्टिक कॉलिजन, अगर आइडेंटिकल मासेस के बीच में इलास्टिक कॉलिजन होता है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज होती हैं। अब देखना है कि ये फाइनल वेलोसिटी ये मिलती है कि नहीं मिलती हैं। तो देखो भाई, जब ए और बी आपस में टकराएंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। तो इसके पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी 2 और इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी 5। ठीक है, इसकी 2 आगे की तरफ, इसकी 5। अब ये आपस में कोलाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये तेज जा रहा है, ये धीमे जा रहा है। पीछे वाली बॉडी धीमे, आगे वाली बॉडी तेज, तो और कोलिजन नहीं होगा। अब 5 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड से टकराए, ठीक है, तो 5 और 4 का फिर आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसके बाद फिर आपस में पलट दो, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 5 आगे की तरफ। ठीक है, और क्या ये दोनों आपस में फिर एक्सचेंज करेंगे? नहीं यार, ये धीमे चल रहा है, ये तेज चल रहा है, तो ये अब नहीं टकरा सकते। तो फाइनल वेलोसिटीज विल बी 2, 4 एंड 5। ये क्या बोल रहा है? 4, 2 और 5, तो ये गलत बोला है। ठीक है, तो ये गड़बड़ है, तो मतलब असर्शन गलत है, रीजन सही है। ठीक है, तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। किस टॉपिक का सवाल है? अगेन कॉलिजन। ये तो डायरेक्ट कॉलिजन का ही सवाल है। चाहो तो लिख दो 1D। ठीक है, तो 1D कॉलिजन का ये सवाल है। क्लियर? चल राजू, अगला सवाल सॉल्व कीजिए। चलो, तो आई थिंक आपने इस सवाल को ट्राई किया होगा। क्या बोल रहा है यहां पर सवाल में? बोल रहा है 3 इक्वल मासेस, 3 बराबर मासेस हैं, 3 इक्वल मासेस m आर केप्ट एट वर्टिसेस ए बी सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टिसेस पे रखी है ऑफ साइड ए इन फ्री स्पेस। ठीक है भैया, इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी यहां पर रखे हुए हैं, 3 आइडेंटिकल मासेस रख दिए हैं।
At t is equals to 0, they are given initial velocities. Va is equals to v naught AC vector, Vb is equals to v naught Ba vector, and Vc is equals to v naught Cb vector, v naught Cb vector. ठीक है भाई, AC, CB and BA are unit vectors. अच्छा, ये यूनिट वेक्टर हैं along the edges of triangle. तो भैया ऐसा है कि यहां पर A वाले मास को कहां वेलोसिटी दी है? V नॉट AC इस तरफ दी है, ठीक है, V नॉट AC वेक्टर, ठीक है। B वाले मास को V नॉट BA, तो यहां रखे हुए मास को, तीन मासेस रखे हैं कॉर्नर्स पे, इसको वेलोसिटी दी है V नॉट BA, मतलब B से A की तरफ, ठीक है, along the edges of triangle, and VC is equals to V naught CB, तो ये दे दी है, ठीक है। इस तरीके से वेलोसिटी दे दी है तीनों को। अब क्या पूछ रहा है, ठीक है, इफ दी थ्री मासेस इंटरैक्ट ग्रेविटेशनली, तीनों मासेस कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इंटरैक्ट कर रहे हैं। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एट द पॉइंट ऑफ कॉलिजन, आपको बताना है नेट एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ कॉलिजन। कौन सा टॉपिक है? तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, इन तीनों मासेस का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा, ठीक है, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तीनों का आपस में ग्रेविटेशन लग रहा है, तो तीनों का अगर मैं ग्रेविटेशन बोल दूं तो सेंटर ऑफ मास की तरफ ही डायरेक्टेड होगा। इसका नेट फोर्स, इस पर लगने वाला नेट फोर्स और इस पर लगने वाला नेट फोर्स, मैं एफ ग्रेविटेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूं। सर नेट फोर्स कैसे? जैसे मैंने कहा ए वाले को सी अपनी तरफ खींचेगा, बी अपनी तरफ खींचेगा तो नेट फोर्स नीचे जाएगा, सी वाले को ए अपनी तरफ खींचेगा, बी अपनी तरफ, तो नेट फोर्स सेंटर ऑफ मास की तरफ जाएगा। तो सिंस कहां है, सारे के सारे फोर्सेस अगर सेंटर ऑफ मास पर हैं, तो थ्योरी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलता है कि अगर इफ नेट टॉर्क अगर सिस्टम पर 0 है तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इफ देयर इज नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क, इफ देयर इज नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। चलो सर, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब मैंने कहा यार, जब ये बॉडी तीनों मासेस आपस में मिलकर के यहां पर टकराएंगे, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था वही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा, वही एंगुलर मोमेंटम एट द टाइम ऑफ कॉलिजन भी होगा। तो बेसिकली अगर मैंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम एट कॉलिजन सिंस टॉर्क 0 है विल बी इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बराबर बराबर होगा। तो आप क्यों ना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया जाए। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? तो किसी भी मास का एंगुलर मोमेंटम होता है m इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू आर, या एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। तो किसी भी पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास इज इक्वल्स टू एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर, या एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, इस तरीके से निकालते हैं। तो मैंने कहा यार एम इंटू वी नॉट, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, दिस इज योर आर परपेंडिकुलर, तो ये निकाल दिया जाए। तो मैंने कहा यार ये कितना हो जाएगा, और जितना एंगुलर मोमेंटम एक का उतना ही तीनों का, तो 3 टाइम्स ऑफ एम वी नॉट इंटू आर परपेंडिकुलर क्या होगा? तो भैया ए का ये कितना हो जाएगा? √3a/2, ठीक है। सोचो, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर ये साइड आपकी ए है,
ये एंगल आपका 60 डिग्री है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, ए का साइन थीटा, ए का साइन 60, ए √3/2। इसका सेंटर ऑफ मास इसको 1:2 में डिवाइड करता है, तो ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा, ठीक है, आर विल बी इक्वल्स टू a√3/2 का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, सोचो 3 टुकड़े करो, एक इसको दे दो, 2 इसको दे दो, तो 1/3 हो जाएगा। तो इट विल बी इक्वल्स टू a/2√3। ठीक है, a√3/2 उसका 1/3। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा। चलो भाई, तो a/2√3 हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गया a/2√3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आ गया √3 mv0 a/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा √3 mv0 a/2। √3 mv0, अरे ये लास्ट में से v0 कहाँ गायब हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, √3 amv0/2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? तो भैया क्या किया आपने, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकाला, और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली लेने का है। ठीक है, समझ में आ रही है? ये मत ले लेना, पता चला ये ले लिया। समझ में आया? पक्का? चल भाई, ठीक। आते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, यूनिफॉर्म थिन मेटल प्लेट, आई थिंक ये पता नहीं, आप आसान सा सवाल है यार। ठीक है, 2024 का सवाल है, लेकिन करो। ठीक है, चलो मैं इस बार हटता हूं साइड से स्क्रीन के, सॉल्व करो इसको। ठीक, आई थिंक ये सवाल बड़ा ही आसान सा है, आपने इजीली सॉल्व कर लिया होगा। अ यूनिफॉर्म थिन मेटल प्लेट ऑफ मास 10 kg, 10 kg का मास है, विद डायमेंशन शोन। ठीक है भैया, हर जगह डायमेंशन शो कर रखे हैं। द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, आपको निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू n/9। ठीक है, द वैल्यू ऑफ n इज, हमको n की वैल्यू पता करनी है कि n की वैल्यू क्या रही होगी। तो मैंने कहा यार ये तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ पोजीशन या लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन का क्वेश्चन है। तो मैंने कहा यार एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका मुझे कटाक से दिख रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट तो l/2 ही होगा, इसका कहीं बीच में होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां कहीं होना चाहिए, इस लाइन पर, क्योंकि जितना इसके लेफ्ट में उतना ही राइट में। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1.5 हो गया। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास दिस इज 1.5। बस वाई कोऑर्डिनेट और निकल आएगा तो मेरा काम बन जाएगा। मैंने कहा वाई कोऑर्डिनेट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, भर करके खाली कर दूं। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं यहां पर, अच्छा कितने पोर्शन है, 1 2 3 4 5, टोटल मास क्या है 10 किलो, तो हर एक पोर्शन का मास 2 किलो 2 किलो हो जाएगा। 2 किलो 2 किलो 2 किलो 2 किलो और 2 किलो। ठीक है, आप चाहो तो m1y1 भी लिख सकते हो, या एक काम करता हूं भर करके खाली करना छोड़ता हूं, सीधा इस बार वही करता हूं। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास सिग्मा mi yi डिवाइडेड बाई सिग्मा mi। मास क्या है 2 किलो, सबसे पहले ये वाला लेते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मैं इसको 5 अलग अलग रेक्टेंगल में तोड़ रहा हूं। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो इसके बीचों बीच। तो ये कितना है साइज 0, ये कितना है 0,2, तो 0,1 0,1,2 यानी कि ये हो गया 1,0। ठीक है, तो ये स्क्वायर है। ठीक है, तो 1/2 1/2 पर इसका सेंटर ऑफ मास दिखेगा मुझे 1/2 1/2। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस ऊपर वाले का 2 kg ये भी है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर इसका भी यहां पर होगा, तो इसका भी y कोऑर्डिनेट, तो 1 और 2 के बीच में, तो 1/2 3/2 हो जाएगा 1 और 2 के बीच में, तो 2 इंटू 3/2 प्लस अब इस वाले मास का। ठीक है,
फिर से 1/2, तो मैं इसको अब हटा देता हूं। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा, वाई कोऑर्डिनेट वही रहेगा, तो 1 और 2 के बीच में, तो 3/2 कॉमा 1/2, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन कितना है 2,0, तो 1 और 2 के बीच में एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, तो 2 इंटू 1/2 फिर इसका भी आएगा। तो फिर तो तीसरे का भी वही आएगा, इस वाले का, इसका भी सेंटर ऑफ मास कहीं इसी लाइन पे रहेगा, ठीक है। इसको भी मैंने ऐसे तोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट तो इसका भी वही रहेगा, 2 और 3 का आधा, तो 5/2 कॉमा 1/2, y कोऑर्डिनेट तो सेम रहने वाला है, तो 2 इंटू 1/2, इसका भी वही होगा, प्लस इसका इसका y कोऑर्डिनेट वही होगा जो इसका था, तो 2 इंटू 3/2, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा 5/2 कॉमा 3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है 10 kg, ठीक है, तो 2 से 2 ये खत्म हो गया, 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10, 6 7 8 9, 9/10 वाई कोऑर्डिनेट आ गया, छाप दो यहां पर 9/10, तो ये आ गया 15/9 इज इक्वल्स टू n/9, तो n की वैल्यू 15 के बराबर आ गई, ठीक है, ये x/y किया, उसको n/10 से n/9 से बराबर कर दिया, सॉल्व करने पर आया n की वैल्यू 15, करेक्ट आंसर इसका आ गया है 15, ठीक है। तो गणित खेलना है भैया और कुछ नहीं करना, भर करके खाली करते तो भी आंसर वही आता, भर करके क्या करते 10 kg मास को यहां रख देते, और ये जो 2 kg मास है -2 kg मास, तो -2 kg मास का सेंटर यहां बना देते, तो आंसर कहीं नीचे आता, ठीक है। अगला सवाल सॉल्व कीजिए, चलो ठीक है। आई थिंक ये सवाल बहुत आसानी से बन गया होगा, क्या बोल रहा है, अ स्टेशनरी पार्टिकल ब्रेक्स इनटू two parts of mass ma and mb which move with velocity va and vb respectively, the ratio of their kinetic energies is, ठीक है। तो अब यहां पर सवाल आता है थ्योरी का, ठीक है, तो मैं यहां पर सबसे पहले इसका टॉपिक लिख देता हूं, तो आप इसको या तो एक्सप्लोजन में काउंट कर सकते हो, हमने एक्सप्लोजन टाइप क्वेश्चंस बहुत पढ़े थे, या इसको बोल सकता हूं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसी में भी लिख लो, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फर्क नहीं पड़ता किस में लिख रहे हो, ठीक है, आपकी मर्जी, अलग अलग टीचर्स इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसी में भी ले सकते हो। सवाल क्या है ये समझते हैं, थ्योरी क्या है, तो अगर कोई एक बॉम्ब है, ठीक है, ये अगर आपके पास एक बॉम्ब है, ये बॉम्ब अगर एक्सप्लोड करता है, इफ दिस बॉम्ब एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, तो क्या इस बॉम्ब पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं सर, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा, ये किस वजह से टूटा है, ये दिस हैज ब्रोकन इनटू ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, एक्सप्लोजन जो हो रहा है इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो इस पूरे केस में एक्सटर्नल फोर्स क्या है 0 है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम कैसा रहेगा पूरे सिस्टम का, सर कांस्टेंट रहेगा, जो पहले मोमेंटम था वही बाद में रहेगा, सिंस पहले मोमेंटम 0 है तो बाद में भी मोमेंटम क्या रहेगा 0 रहेगा। अगर m1 मास लेफ्ट साइड में गया v1 वेलोसिटी से, तो m2 मास को राइट में जाना पड़ेगा v2 वेलोसिटी से, ठीक है, तो सिंस इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है, इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल मोमेंटम भी 0, ठीक है। अब अगर फाइनल मोमेंटम 0 है तो ये क्या होना चाहिए m2 v2 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू 0, क्या ऐसा लिख सकता हूं m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, जितना मोमेंटम m1 मास लेफ्ट में लेकर जाएगा उतना मोमेंटम m2 मास को राइट में ले जाना पड़ेगा। हाँ सर ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहना है, पहले 0 तो बाद में भी 0, m1 मास लेफ्ट में जाएगा m1 v1,
तो M2V2। अब हमें क्या पूछा है? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने कहा यार वेलोसिटी का रेशियो क्या आ गया? V1/V2, M2/M1। भारी मास हल्का जाएगा, कम वेलोसिटी से जाएगा, और हल्का मास ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा, उल्टा रेशियो है। ठीक है, अब मैंने कहा यार ये तो मैंने किसकी बात करी? रेशियो ऑफ वेलोसिटीज। रेशियो ऑफ मोमेंटम बात करते हैं। देखो भाई, अब तीन चीजें यहां पर पूछ सकता है। सबसे पहले V1/V2 निकाल चुका मैं, M2/M1 मास के उल्टे रेशियो में। दूसरा क्या पूछता है? मोमेंटम का रेशियो, P1/P2 मैं खटाक से लिख दूंगा 1। जितना मोमेंटम लेफ्ट में उतना मोमेंटम राइट में, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तीसरा पूछता है काइनेटिक एनर्जी, जो इस सवाल में पूछा है, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 2। ठीक है, तो ये और निकाल लेते हैं। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी 1 क्या हो जाएगी? तो P1² बाई 2M1। काइनेटिक एनर्जी 2 की क्या हो जाएगी? P2² डिवाइडेड बाई 2M2। हाफ mv² नहीं लिख रहा मैं, मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है जब मैं रेशियो लूंगा तो P² से P² कट जाएगा, दोनों का मोमेंटम बराबर, जितना लेफ्ट में उतना राइट में। 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया? M2/M1 आ गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 2 M2/M1 के बराबर। ठीक है, तो जिस रेशियो में वेलोसिटीज होती हैं, ठीक उसी रेशियो में काइनेटिक एनर्जी भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। हल्का मास ज्यादा वेलोसिटी और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेकर जाएगा, भारी मास कम वेलोसिटी और कम काइनेटिक एनर्जी लेकर जाएगा। मुझे ये ऐसे याद रहता है, अगर मैं बंदूक में फायर करूं तो बंदूक की जो गोली जाती है, ठीक है, वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेकर जाती है एज कंपेयर टू गन। क्योंकि अगर गन के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाती तो और ज्यादा डैमेज होता ना। हम चाहते हैं गोली पर ज्यादा एनर्जी जाए, तो गोली हल्की, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से लिख लो। ठीक है, हल्का मास ज्यादा वेलोसिटी और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेकर जाता है। ठीक है, तो ये ब्रह्म ज्ञान है। हल्का मास ज्यादा वेलोसिटी तो याद हो ही जाता है, पता ही रहता है। ठीक है, जनरली सबको। तो हल्का मास ज्यादा वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। ठीक है, तो बस ये बना लेना। ठीक है, तो हल्का मास ज्यादा वेलोसिटी और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेकर के जाता है। ठीक है, ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आप देखोगे कई और सालों में भी इससे डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो भैया क्या निकालना है हमें? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मास ऑफ बी, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मास ऑफ बी है। अच्छा, वेलोसिटी के रेशियो में पूछ रहा है, तो मैंने कहा यार काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, अब यहां पे इसका सॉल्यूशन कहीं और कर देता हूं, यहां लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। तो मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। ठीक है, मोमेंटम सेम है। चलो भाई, तो वेलोसिटी के टर्म में बोला है तो सीधा सीधा लिखता हूं, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी वी अपॉन वी है। ठीक है, या एम ए अपॉन एम बी होता तो वो भी सही होता, लेकिन ऑब्वियसली बात है सिंगल चॉइस है तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, ए आंसर करेक्ट आ गया। ठीक है, चलो राजू, अगला सवाल सॉल्व कीजिए। चल भाई, सॉल्व कर लिया। क्या बोल रहा है यहां पर? बोला हुआ है इन अ सिस्टम, ठीक है, ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1, 3 किलो का m1 है, 2 किलो का m2 है, आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास।
थ्रू अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। तो भैया ऐसा है कि दो मासेस रखे हुए हैं, एक पार्टिकल है जिसका मास 3 किलो है, दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है 2 किलो। ठीक है, इस तरीके के दो मास हैं, 3 किलो, 2 किलो। ठीक है, प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस पार्टिकल ऑफ मास m1 इज मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ मास m1 यानी कि 3 किलो को हमने मूव करा है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर आगे मूव किया है। इसका सेंटर ऑफ मास लेटस से कहीं यहां पर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू कीप द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम एट ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिनल पोजीशन पर रखना है। द पार्टिकल ऑफ मास m2 शुड मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास बाय डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये बताना है कितना सेंटीमीटर बाय डिस्टेंस सेंटीमीटर, यहां पे शायद बीच में एक्स वैक्स कुछ होगा या स्पेस होगा। आपको बताना है कि इस वाले मास को कितना सरकाऊं सो दैट सेंटर ऑफ मास वहीं रहे। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ, ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब मैंने कहा यार अगर जितना मोमेंट ये राइट साइड में लेकर जा रहा है उतना ही मोमेंट ये लेफ्ट साइड में ले जाए तो नेट मोमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये कितना मोमेंट लेकर गया, 3 इंटू, तो बेसिकली m1x1 शुड बी इक्वल टू m2x2। ये बिल्कुल मोमेंटम की जगह मोमेंट हो गया है, बस मास इंटू वेलोसिटी की जगह मास इंटू एक्स हो गया है। तो 3 इंटू 2 शुड बी इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो अगर इस वाले मास को 3 सेंटीमीटर लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चल भाई अगले सवाल पर आते हैं, सॉल्व करो, स्क्रीन से मैं हट जाता हूं, फटाक से सवाल को बनाओ। ठीक है, चल भाई राजू सॉल्व किया। क्या बोल रहा है इस सवाल में, बोला हुआ है अब स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉडी रिबाउंड्स टू 5 मीटर, इंपल्स ऑफ द फोर्स, ठीक है, imparted by the ground on the ball is given by। आपको इंपल्स निकालना है, जी की वैल्यू स्पेसिफिकली बोला है 9.8। क्या टॉपिक है, तो टॉपिक बेसिकली अगर आप बात करें तो एक तो हम बोल सकते हैं इंपल्स हो गया है, दूसरा हम बोल सकते हैं वर्क पावर एनर्जी। अब आप इसमें चाहो तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोल दो, आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है मैं आपके सामने यहां पर रखता हूं। सवाल बोल रहा है कि एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास कुछ दे रखा है, लेटेस्ट से m मास है, h हाइट से ये बॉडी गिरती है, जमीन से टकराती है और टकराने के बाद वापस h/2 हाइट जाती है। ठीक है, वापस कितनी हाइट जा रही है, h/2, आधी हाइट जा रही है ना, बोला एक सवाल में कि भैया h हाइट से गिर रही है, h की वैल्यू भी शायद दे रखी है। ठीक है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 10 मीटर, तो 10 मीटर हाइट से गिरी है, मास दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉडी रिबाइंड्स टू हाइट 5 मीटर्स, तो ये 5 मीटर हाइट तक जाती है, फिर वापस आएगी। इंपल्स आपको बतानी है, जब ये कॉलिजन हो रहा है तब इंपल्स कितनी थी। तो मैंने कहा यार इस सवाल में सबसे पहले टकराने से पहले, ठीक है, जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैंने कहा सर टकराने के जस्ट पहले जब ये बॉल यहां पर आई, अगर एक बॉडी h हाइट से गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी होती है √2gh। ठीक है, तो टकराने के जस्ट पहले वेलोसिटी √2gh थी, ये मान के चलो ग्राउंड है। ठीक है, अब टकराने के बाद, ये तो मैंने कब की वेलोसिटी बताई, टकराने के पहले वाली वेलोसिटी, टकराने के बाद वाली वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर एक बॉडी को h/2 हाइट जाना है तो वेलोसिटी क्या होगी, मैंने कहा ये वेलोसिटी थी √2gh, ये क्या हो जाएगी √2gh/2। सोचो अगर h/2 हाइट जाना है तो √2gh/2 वेलोसिटी से फेंकूंगा,
ठीक है, तो इसके टकराने के बाद बॉल की जो वेलोसिटी है इट इज अंडर रूट 2g इंटू एच बाई टू। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कितने का आया? मैंने कहा यार इंपल्स क्या होता है, इंपल्स इज सिंपली चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो m अंडर रूट जी एच, ठीक है, कैपिटल एच लिख रहा हूं तो कैपिटल एच, यहां पे भी फिर कैपिटल एच लिख देता हूं। ठीक है, m अंडर रूट जी एच माइनस इनिशियल मोमेंटम m माइनस अंडर रूट टू जी एच, क्योंकि डायरेक्शन नीचे की ओर है, इनिशियल मोमेंटम नीचे है, फाइनल मोमेंटम ऊपर है। ठीक है, तो m तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट जी एच प्लस अंडर रूट टू जी एच। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखनी है तो वैल्यू छाप देता हूं मैं। ठीक है, तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है, m अंडर रूट जी एच प्लस टू जी एच का अंडर रूट। ठीक है, मास क्या दिया है 100 ग्राम, 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3, अंडर रूट जी एच 9.8 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो गया 98 का अंडर रूट प्लस 196 का अंडर रूट। अंडर रूट 196 शायद होता है 14, और ये लगभग लगभग 10 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, 24 और यहाँ पे 10 की पावर माइनस 1, तो रफली 2.4 के आसपास होगा, 2.4 से हल्का सा कम होगा, तो 2.39। ठीक है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अगर आप यहाँ पर 10 लेते तो यहाँ 100 हो जाता, यहाँ 200 हो जाता, 200 हो जाता मतलब क्या, लगभग लगभग 14, 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, क्या बोल रहा है यहां पर, तो बोला हुआ है बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट कैपिटल एच, हिट्स द इंक्लाइन प्लेन इन इट्स पाथ एट हाइट स्मॉल एच, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस परफेक्ट इलास्टिक इंपैक्ट। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स हॉरिजॉन्टल, कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच फॉर द वैल्यू फॉर विच बॉडी विल टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड। बड़ा ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं टॉपिक की, तो कॉलिजन इन 2D तो साफ साफ दिख ही रहा है, और साथ में मैक्सिमम मिनिमा वाली कंडीशन और ये सब चीजें भी आपको इन्वॉल्व हैं। सवाल कुछ ऐसा है, मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले कि एक बॉडी है इस तरीके से टकरा रही है। ठीक है, अगर मैंने बॉडी को किसी हाइट कैपिटल एच से ड्रॉप किया है तो ये क्या होगी, यहां पर टकराएगी। टकराने के बाद इसने बोला कि ये हॉरिजॉन्टली जा रही है और ग्राउंड पर पहुंच रही है। ठीक है, कैपिटल एच हाइट, अ बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम हाइट कैपिटल एच, हिट्स द इंक्लाइन प्लेन इन इट्स पाथ। तो भैया कैपिटल एच की वैल्यू ये है। ठीक है, हिट कर रही है इंक्लाइन एट हाइट स्मॉल एच हाइट पर ये हिट कर रही है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई है, कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच फॉर विच द बॉडी विल टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, यहां पर टकराने के बाद वेलोसिटी कैसी हो गई है, हॉरिजॉन्टल हो गई है। ठीक है, चलो भाई ये वेलोसिटी हो गई है। चलो ठीक है, तो अब मैंने कहा यार इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2g कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है, ये टकराने के पहले वाली वेलोसिटी हो जाएगी। टकराने के बाद की वेलोसिटी, मैंने कहा यार ये जो भी वेलोसिटी होगी, ठीक है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने कहा होगी कुछ। ठीक है, इसका यहां पर टाइम कितना लगेगा, सर यहां जो टाइम लगेगा इट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई जी। ये हाइट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है ना, और यहां पर ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, यहां कितना टाइम लगेगा, तो ये T2 लगेगा अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक है, ये T2 टाइम लगेगा। चलो सर ये दोनों टाइम आ गए, अब क्या बोल रहा है,
ठीक है, वैल्यू ऑफ कैपिटल एच फॉर स्मॉल एच फॉर विच T1 प्लस T2 मैक्सिमम होना चाहिए। तो T1 प्लस T2 कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई जी प्लस अंडर रूट ऑफ 2 स्मॉल एच बाई जी। ठीक है, अब इसको मैक्सिमम चाहिए फॉर, इसको मैं कैपिटल टी बोल देता हूं, फॉर कैपिटल टी टू बी मैक्सिमम क्या होना चाहिए, डी कैपिटल टी बाई डी एच शुड बी 0। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो 2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई जी, ये पहला टाइम था, प्लस अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है और 0 के बराबर कर देना है। तो ये 2/g तो बाहर ही आ जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। अंडर रूट कैपिटल एच, इसका रूट एच का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू -1 प्लस 1/2 रूट एच। ठीक है, टू अंडर रूट 2/g, अंडर रूट 2/g कॉमन लूंगा, 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, खत्म हो जाएगा। तो भैया डिफरेंशिएशन किसका है, ये डिफरेंशिएशन ऐसा बचेगा, डी बाई डी एच ऑफ अंडर रूट ऑफ कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच प्लस रूट एच, ये बचेगा। ठीक है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, चेन रूल लगाया, एक -1 आ गया। ठीक है, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एच, खत्म हो गया 2 से 2, रूट एच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच की वैल्यू आ गई कैपिटल एच बाई 2 आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई, तो ये आपका आंसर आ गया, कौन सा, ऑप्शन, यहां पे आ गया 2। चलो अगला सवाल सॉल्व करो। चल अब इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं, क्या बोल रहा है, आर्टिलरी पीस ऑफ मास m1 फायर्स शेल ऑफ मास m2 हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक आर्टिलरी का पीस है जो कि m2 शेल की फायर करता है। इंस्टेंटेनियसली आफ्टर फायरिंग रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्टिलरी टू दैट ऑफ शेल। भैया अभी हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है मास के। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन 1, काइनेटिक एनर्जी अपॉन 2, m2 अपॉन m1। ठीक है, अब किसको बोल रहा है, आर्टिलरी पीस क्या है, इसका मास है m1। ठीक है, रेशियो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्टिलरी, तो ठीक है m1 नीचे जाएगा, m2 अपॉन m1 आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इस सवाल में आपको पेन नहीं चलाना, आप सीधा बोलोगे क्या रेशियो होता है, उल्टा रेशियो होता है, मास के उल्टे रेशियो में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज देखी थी। ठीक है, देखो सेम वही लॉजिक यहां पर भी रिपीट हो गया, सेम यही चीज यहां पर थी, बॉम्ब एक्सप्लोजन हो चाहे आर्टिलरी, अब कहानी बदलता जाएगा, लैंग्वेज बदलता जाएगा, बात सारी सेम है। अगला सवाल ये रहा, सॉल्व कर भाई। चल सॉल्व किया, क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1000 किलो की बॉडी है, 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। अब क्या बोल रहा है, इफ 200 kg एक्स्ट्रा मास इज एडेड, 200 kg ऐड कर दिया है, फाइनल वेलोसिटी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। पहले था मास 1000 kg, 6 से चल रहा है, अब 200 kg एक्स्ट्रा मास ऐड कर दिया तो मास हो गया 1200 kg, वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 6000 डिवाइडेड बाई 1200, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर, बहुत हल्लू क्वेश्चन है। ठीक है, चल राजू अगला सवाल ये रहा, सॉल्व कर जल्दी से। अब आप देख रहे होंगे कि सवाल रिपीट होना शुरू हो गए हैं, सेम कॉन्सेप्ट के अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या बोल रहा है इस सवाल में, देखिएगा, 2 बॉडीज ऑफ मास 4 ग्राम एंड 25 ग्राम आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोमेंटम। ठीक है, अब मुझे टॉपिक लिखने की जरूरत तो नहीं है कि इसमें क्या टॉपिक लिखूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लो भाई तुम फिर बोलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके पहले का टॉपिक क्या है, ये कॉलिजन बोल दो, कुछ भी बोल दो यार।
ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही बोल देता हूं। अब बोलना है को आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। चल भाई, अगला सवाल क्या बोल रहा है यहां पर, दो बॉडीज हैं, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, मैग्नीट्यूड ऑफ, मुझे नहीं पता भैया टॉपिक क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है, ठीक है, मोमेंटम का रेशियो पूछ रहा है। मैंने कहा मोमेंटम क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के, तो P1 2m1 के, P2 2m2 के, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर दी हुई है तो काइनेटिक एनर्जी कट जाएगी, ठीक है, मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये क्या आ जाएगा, P1 अपॉन P2, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट ऑफ M1 अपॉन M2, मासेस कितने दिए हैं, 4 ग्राम और 25 ग्राम, तो आंसर आ गया 2:5, ठीक है, 2:5 यानी कि ऑप्शन सी आंसर आ गया भाई, मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक, अगला सवाल ये रहा, सॉल्व करो, बहुत आसान आसान सवाल आ रहे हैं राजू, ठीक है। चल भाई, तो क्या बोल रहा है, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड इन कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल with mutually perpendicular sides equal to 4 meter each, taking point of intersection of these sides as origin, magnitude of position vector of center of mass is 4 root ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास 4√2 by x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। बेसिकली सवाल किसका है, टॉपिक क्या है आपका, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड्स बराबर बराबर हैं, और यहां पर ईच ऑफ मास 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, हर स्फीयर का मास क्या है, 2m है, इसका भी मास 2m है, इसका भी मास 2m है, और इसका भी मास 2m है, ठीक है। आपको दोनों साइड की लेंथ क्या दे रखी है, 4 मीटर ये लेंथ दे रखी है, तो ये वाली लेंथ भी 4 मीटर है और ये वाली लेंथ भी 4 मीटर है। सबसे पहले तो मैं बोल देता हूं सेंटर ऑफ मास कुछ इस वाली एक्सिस पर रहेगा, यहां कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, आप सेंट्रॉइड से भी निकाल सकते हो लेकिन फिर भी यहां कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। चलो, टेकिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोला, आपको ये वाली डिस्टेंस r निकालनी है, सेंटर ऑफ मास से दूरी, ठीक है, ये क्लियर। तो मैंने कहा यार अगर मैं कोऑर्डिनेट लिख लूं, एक्स कोऑर्डिनेट लिख लूं, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का वही वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, क्यों, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस के अलोंग है वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन वाई एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम सेम होने चाहिए, ठीक है। चलो, तो सिग्मा एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एम आई, सीधा सीधा इससे कर लेता हूं, तो मास क्या है 2m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 4 प्लस 2m इंटू 0 डिवाइडेड बाई 6m, ठीक है, तो आंसर आ गया 8m डिवाइडेड बाई 6m, 4/3 आ गया, ठीक है। तो x और y कोऑर्डिनेट 4/3 आ गए, r क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो 4/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो आंसर आ गया 4/3√2। अब 4√2 तो न्यूमरेटर में दिख रहा है, ये आपका 3 आंसर हो गया, ठीक है, करेक्ट आंसर इज सिंपल सा 3, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। अगला सवाल 2023, 2025 खत्म, 2024 खत्म, ठीक है, 2023 के स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करो, चलो, ठीक है। सवाल बना, अरे लल्लू सवाल है यार, क्या बोल रहा है, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी होता है मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। अगर छोटा परसेंट होता, जैसे मान के चलो 5%, 2%, 3%, तो सीधा सीधा फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल इंक्रीमेंट
आप डायरेक्ट लिख देते चेंज इन मोमेंटम, सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, सीधा सीधा ये लिख देते। लेकिन क्या 50% छोटा चेंज है? नहीं है। तो बड़े चेंज के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। सर कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? मैंने कहा यार बड़े चेंज के लिए ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, ओरिजिनल मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है सर, ये लिख दिया। अब नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो नई काइनेटिक एनर्जी, किसी को 50% बढ़ाया है, इंक्रीज बाय 50%, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? 1.5 p0 हो जाएगा। ठीक है, पहले था p0, अब क्या हो गया? 1.5 p0, p0 बाई 2 बढ़ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो नई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2.25 p0 स्क्वायर बाई 2m। ये तो पुरानी काइनेटिक एनर्जी है, 2.25 ke0। दिस इज योर न्यू काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई चीज 2.25 हो गई है, 1 से 2.25, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं 125% का इंक्रीमेंट है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला अगर लिखना है तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई ओल्ड वैल्यू इंटू 100। न्यू वैल्यू कितनी है? 2.25 ke0 माइनस 1 ke0 डिवाइडेड बाई ke0 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा? 1.25 ke0 डिवाइडेड बाई ke0 इंटू 100। काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। 125% आंसर है। फॉर्मूला लिख करके सब भी आंसर सेम आया। और मैंने कहा यार अगर कोई चीज 1 से 2.25 हो गई तो 1.25 का इंक्रीमेंट आया। 1.25 क्या होता है? 125%। 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगला सवाल जल्दी से सॉल्व करो भाई। हो गया? क्या बोल रहा है सवाल में? बोला हुआ है पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, m मास v वेलोसिटी से कोलाइड्स विथ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m। ठीक है, आफ्टर कॉलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड कंटिन्यू टू मूव टुगेदर विथ वेलोसिटी। आपको फाइनल वेलोसिटी बतानी है। कॉलिजन का भैया सवाल है और बड़ा हल्लू सवाल है। कॉलिजन, और कहूं कि कॉलिजन इन 1D। ठीक है, 1 डायमेंशनल कॉलिजन का सवाल है। सर कैसा सवाल है? मैंने कहा पार्टिकल का मास क्या दिया हुआ है? पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। अब कितने से टकराया? 2m। ठीक है, दे स्टिक टुगेदर, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। फाइनली क्या हो रहा है? पूरा का पूरा 3m बन गया। कितने से जाएगा? v फाइनल। तो मैंने कहा यार m इंटू वी, इसका तो कुछ है नहीं, 3m इंटू वी फाइनल। v फाइनल कितना आ गया? v/3। जल्दी से सॉल्व करो, आंसर मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्या किया आपने? इनिशियल मोमेंटम mv, फाइनल मोमेंटम 3m इंटू वी फाइनल। ठीक है, बराबर कर दिया। इसके पास तो कुछ था नहीं इनिशियल। अगला सवाल, चलो भाई सॉल्व किया। हर सवाल को पॉज करके 2 मिनट जरूर खुद से सॉल्व करें। कई सवाल तो ऐसे हैं 2 मिनट लगेंगे ही नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जहां पर या 2 से थोड़ा बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप परेशान ना हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लग रहा है तो डू नॉट गिव इट टू मच ऑफ टाइम। ठीक है, चल राजू क्या बोल रहा है? एवरेज फोर्स 125 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ मशीन गन फायरिंग बुलेट्स ईच ऑफ मास 10 ग्राम विथ स्पीड 250 मीटर पर सेकेंड टू कीप इट इन पोजीशन। नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड। ये आया है वेरिएबल मास का। पहला ऐसा सवाल मैं देख रहा हूं जो कि वेरिएबल मास सिस्टम का आया है। ठीक है, तो मैंने कहा यार फोर्स कितना होता है? तो फोर्स होता है dm/dt इंटू v। ये होता है फोर्स।
ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल मास की वजह से। अब बुलेट सर इसमें फायर कर रहा हूं तो वो बुलेट ले लूंगा, तो फोर्स कितना लग रहा है 250। अगर एक बुलेट, मान के चलो कितने बुलेट, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकंड, ठीक है, अगर एक बुलेट का मास m है तो n बुलेट्स एक सेकंड में फायर कर रहा है, तो n इंटू m हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड में तो टाइम का 1 सेकंड का डिवाइड करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि पर सेकंड ही पूछा है। ठीक है, इनटू वेलोसिटी कितनी है, ईच ऑफ मास 10 ग्राम विथ वेलोसिटी 250, जो भी आपकी v है। ठीक है, तो 250 n मास है आपका 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू, सॉरी 125 न्यूटन है ये फोर्स, ये गड़बड़ लिख दिया। ठीक है, 125 न्यूटन 250 मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी है, ये है। ठीक है, तो 2.5 n 125 के बराबर, 125 डिवाइडेड बाई 2.5, 50 बुलेट पर सेकंड फायर कर रहा है, 50 बुलेट्स पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन भी आंसर आ गया, मार्क किया, आगे बढ़ गए। चल राजू, अगले पर आए। अगला सवाल सॉल्व कीजिए। अरे जल्दी कर भाई, अब ये सवाल ऐसे नहीं है कि बहुत बहुत टाइम लेने वाले हैं, तोहफे के सवाल हैं। ठीक है, मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में सवाल बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देख मैं तुझे एक्सप्लेन कर रहा हूं तब मुझे जाकर के 50 से 60 सेकंड लग रहे हैं, तो यू शुड बी एबल टू डू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्विकली। ठीक है, तभी तो यहां से टाइम खींच पाएंगे, अच्छे सवाल भी आएंगे। देखो ये मत सोचो कि सारे सवाल बहुत जल्दी बनने वाले हैं। जेईई मेंस में 25 सवाल हैं। ठीक है, इट सम क्वेश्चंस विल टेक मोर देन 2 मिनट्स और इवन ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो। क्लियर? चल भाई, तो क्या बोल रहा है, तो अ बुलेट 10 ग्राम लीव्स बैरल विथ वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड। इफ द बैरल ऑफ गन इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, मास ऑफ गन इज 3 kg, वैल्यू ऑफ इंपल्स सप्लाइड टू द गन। ओ भाई कितना हल्लू सवाल पूछ लिया। ठीक है, देख क्या बोल रहा है, एक बंदूक है, इसकी लेंथ है 3 मीटर। ठीक है, बैरल की, यहां से मैंने फायर की गन। ठीक है, यहां से मैंने गन को फायर किया। अब इसने बोला कि बुलेट जो है आगे जा रही है, कितनी वेलोसिटी से जा रही है, 600 मीटर पर सेकेंड। ये मुझे बुलेट की वेलोसिटी दे दी, बुलेट का मास दे दिया है 10 ग्राम है। ठीक है, गन का मास दिया है 3 किलोग्राम है। चलो, देन दी इंपल्स सप्लाइड टू द गन। मैंने कहा कि यार जितना इंपल्स इस बुलेट को मिला, जितना फोर्स बुलेट पर लगा, सेम वही फोर्स गन पर लगा। तो जितना इंपल्स बुलेट पर होगा उतना ही इंपल्स गन पर होगा, विच इज एफ डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, और इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। मैंने कहा सर गन का वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हो, बुलेट का तो दिया है, बुलेट पहले रेस्ट पर थी, फाइनली 600 से जा रही है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल क्या है 10 ग्राम, 10 इंटू 10 की पावर -3, फाइनल वेलोसिटी 600, इनिशियल 0, तो 10 की पावर -2 इंटू 600, तो खाली 6 आंसर आ गया। ठीक है, 6 न्यूटन सेकंड। तो सर फिर ये गन का मास, गन की लेंथ ये काय के लिए दी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, फालतू की इंफॉर्मेशन है कि तुम देखो और चकरा जाओ कि 3 मीटर का क्या काम है, 3 मीटर कितने से गया होगा। मैंने कहा कोई काम नहीं इसका, टाइम पास के लिए देखें बच्चा क्या सोचता है। कहीं बच्चा ये तो नहीं रख देता 3 किलो। ठीक है, ऐसी हरकत करता रहता है, 2-4 इंफॉर्मेशन कभी कभी फालतू की दे देता है, तो घबराने का नहीं। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखने का। चल भाई राजू, अगला सवाल सॉल्व करो। ठीक है, क्या आया इस सवाल में, बोल रहा है टॉपिक, अच्छा ये बताया नहीं, टॉपिक तो लिखा ही नहीं इसमें, लिख दो इंपल्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, अगला
क्या बोल रहा है यहां पर? अ बॉडी ऑफ मास 1 kg कोलाइड्स हेड ऑन विद अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 3 kg, ठीक है। आफ्टर कॉलिजन स्मॉलर बॉडी रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, मूव्स विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड ऑफ स्मॉलर बॉडी बिफोर कॉलिजन। तो भैया ये कॉलिजन का केस है, ये टॉपिक क्या है? कॉलिजन। कौन सा वाला? 1D का कॉलिजन। सवाल क्या बोल रहा है? बिना डायग्राम बनाए इस सवाल को सॉल्व नहीं करने का है। तो मैंने कहा एक बॉडी है जिसका मास क्या है? 1 किलो, ठीक है। 1 किलो की बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी नहीं पता। collides elastically head on and elastically with a stationary body of mass 3 kg। तो यहां पर मेरे पास एक 3 किलो की बॉडी रखी हुई है जो कि रेस्ट पर है, ठीक है। अब इसने बोला टकराने के बाद स्मॉलर बॉडी रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन एंड मूव्स विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। छोटी बॉडी, ये वाली बॉडी, टकराने के बाद डायरेक्शन रिवर्स करके 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। इसका मास अभी भी 1 kg है, ठीक है। इनिशियल स्पीड ऑफ स्मॉलर बॉडी, आपको v की वैल्यू पता करनी है। मैंने कहा ठीक है, बड़ी बॉडी की वेलोसिटी नहीं दी, कोई बात नहीं। तो बड़ी बॉडी की वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले बड़ी बॉडी की ये v फाइनल निकाल लेता हूं, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अच्छा सुनो, सबसे पहले तो मुझे अप्रोच और सेपरेशन दिख रहा है। एक इक्वेशन कौन सी बनेगी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये कितने से सेपरेट हो रहे हैं? V फाइनल -2। अप्रोच कितने से कर रहे हैं? V से। E की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये तो रेस्ट पर था। चलो भैया, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, 1 इंटू वी इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। कितना है? 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू वी फाइनल। सेकेंड इक्वेशन, तो v की वैल्यू आ गई v फाइनल -2, या v फाइनल को लिख देता हूं v +2 और इसकी वैल्यू यहां छाप देता हूं, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ, ठीक है, v +2। तो -2 प्लस 3v प्लस 6। तो 3v प्लस v हो गया, 3v माइनस v हो गया आपका 2v, और ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 6 -4। तो v की वैल्यू आ गई -2। कुछ उल्टा नहीं हुआ? कुछ तो रायता फैला, माइनस तो नहीं आ सकता। 1 इंटू वी, 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू वी फाइनल। ये 3 kg का ही है, 3 kg है ना। 1 kg ये है, 3 kg से टकराया है, ठीक है। इलास्टिकली हेड ऑन टकराया है। चलो ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी 1 इंटू -2 3 इंटू वी। मोमेंटम कंजर्वेशन तो ये लगा दिया। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? v प्लस, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, v +2 है ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। ये v से इधर जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, तो दो v +2 से अलग हो रहे हैं, यहां पर गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो ये v -2 आ जाएगा। v फाइनल इज इक्वल्स टू v -2, ठीक है। इसकी वैल्यू यहां छाप दी, तो 3 टाइम्स ऑफ v -2, तो ये हो जाएगा -6। बाकी तो सब सही लिखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा v -2 प्लस 3v -6 -8, ठीक है। तो 3v माइनस वी यानी कि हो गया 2v इज इक्वल्स टू 8। v की वैल्यू आ गई 4। 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। चलो भाई, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। हमें v निकालना है, तो आंसर ये आ गया, ठीक है। अगला सवाल सॉल्व करो राजू।
चल भाई, हुआ। क्या बोल रहा है यहां पर? तो अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट, ठीक है, एक बॉल है जिसका मास क्या है 200 ग्राम है, वर्टिकल पोस्ट पर रखी हुई है, जिसकी हाइट है 20 मीटर। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टल हिट्स द सेंटर ऑफ द बॉल आफ्टर कॉलिजन बोथ ट्रेवल्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। बॉल हिट्स द ग्राउंड एट स्पीड इतना, बुलेट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है, इतना। द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज, ठीक है भाई। तो मुझे टॉपिक दिख गया। पहला तो मुझे दिख रहा है कॉलिजन, कॉलिजन क्योंकि टकरा रहा है, और वो भी 1D कॉलिजन ही है ये। दूसरा मुझे काइनेमेटिक्स दिख रहा है, ठीक है, 2D, जिसमें प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट होता है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। तो किसी हाइट से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है, तो दूसरा मुझे ये टॉपिक दिख रहा है। सर क्या सवाल है? एक बुलेट है जिसका मास 200 ग्राम है, अब बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम्स, ठीक है, ये कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रही है। चलो, रेस्ट अब एक मिनट, सॉरी, अब बॉल ऑफ मास 200 ग्राम रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 20 मीटर। एक मिनट सॉरी, ठीक है, ऐसा है कि एक वर्टिकल पोस्ट है, पोस्ट मतलब खंबा। अब अंग्रेजी में तुमको उसको कंफ्यूज करना था, ठीक है, तो पिलर लिखने में उसको दिक्कत आ रही थी, पिलर लिखने में उसको मौत आ रही थी। बोला अच्छा पिलर तो बच्चा समझ जाएगा, अंग्रेजी बनाते हैं ऐसी कि बच्चा समझ ही ना पाए कि क्या बोल रहे हैं। पोस्ट, अरे सर कौन सा डाक वाला पोस्ट, इंडियन पोस्ट? अबे नहीं, पोस्ट का मतलब होता है खंबा। एक पोस्ट है, उस पोस्ट पर हमने एक बॉल रख दी है, ठीक है। तो एक खंबे के ऊपर 200 ग्राम भारी एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 20 मीटर, 20 मीटर इसकी हाइट है। चलो भाई, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हिट्स द सेंटर ऑफ बॉल, एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम, ये आती है और इसके सेंटर से टकरा जाती है, ठीक है, हिट्स द सेंटर ऑफ बॉल आफ्टर कॉलिजन बोथ ट्रेवल्स इंडिपेंडेंटली, टकराने के बाद दोनों अलग अलग जाती हैं। मैंने कहा बढ़िया, ठीक है, इंडिपेंडेंटली जाती हैं। द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट डिस्टेंस 30 मीटर, ये जो बॉल है टकराने के बाद 30 मीटर दूर जाकर के गिर रही है, ठीक है। और बुलेट हिट्स अ डिस्टेंस 120 मीटर, ये जो बुलेट है थोड़ी देर के बाद यहां पहुंचेगी, ठीक है, ये बुलेट टकरा के यहां पहुंचेगी। तो टकराने के बाद ये बुलेट जो है 120 मीटर दूर जाकर के गिर रही है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। मैंने कहा एक बात बताओ, गिरने में जितना टाइम इसको लगेगा उतना ही टाइम इसको लगेगा बुलेट को, क्यों? हॉरिजॉन्टली जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में टाइम कितना लगता है? √2h/g, h हाइट से गिरने में √2h/g टाइम लगता है। h क्या है? 20 मीटर, g की वैल्यू 10 रख दो, तो 2 सेकंड लगे, ठीक है, 2 सेकंड लगे। अब टकराने के 2 सेकंड बाद अगर बॉल जो है 30 मीटर जा रही है, तो बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो सर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड, 2 सेकंड्स में 30 मीटर चली गई, तो 1 सेकंड में 15 मीटर जाएगी। बुलेट की वेलोसिटी ये वाली, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा? मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट 120 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम 2 सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली बॉल और बुलेट की फाइनल वेलोसिटी पता है, तो बॉल और बुलेट का फाइनल मोमेंटम पता है, तो इस बुलेट का इनिशियल मोमेंटम पता है। क्यों? कॉलिजन में इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, तो 10 इंटू वी इज इक्वल्स टू 10 इंटू
कितना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट 60 प्लस 200 इंटू कितना है 15। नोटिस करना मैं कहीं पर भी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? यहां पर भी मास, यहां पर भी मास, यहां पर भी मास, तो तीनों की यूनिट, ये भी मास है, ये भी मास है, ये भी मास है, तो तीनों की यूनिट कट जाएगी। ठीक है, 10 से डिवाइड ही कर दूं, 10 10 10 खत्म हो गया। तो v की वैल्यू आ गई 60 प्लस 15 टू जा 30, 360 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, टकराने से पहले ये वेलोसिटी रही होगी 360 मीटर पर सेकंड। खत्म हो गया सवाल, बस यही करना था आपको। कॉलिजन, कॉलिजन तो बाद में आया, कॉलिजन से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फाइनल वेलोसिटी निकालने का जुगाड़ क्या दिया है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में h हाइट गिरने में √2h/g टाइम लगता है। तो अगर 2 सेकंड में इसकी रेंज 30 मीटर है, 2 सेकंड्स में अगर कोई 30 मीटर गया तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। इस तरीके से आपको वेलोसिटी पता चल गई तो बस फिर तो आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना है। ठीक है, अगला सवाल सॉल्व कीजिए। चल भाई राजू, ठीक है, सॉल्व किया। आसान सा सवाल है। फिगर रिप्रेजेंट्स द मोमेंटम टाइम ग्राफ, पीटी ग्राफ दिया है, पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स, आइडेंटिफाई द रीजन वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। फोर्स मैक्सिमम कहां होता है और मिनिमम? तो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जहां स्लोप सबसे ज्यादा वहां फोर्स मैक्सिमम। तो यहां पर फोर्स क्या है? मैक्सिमम। यहां फोर्स क्या है? मिनिमम। तो सी पर फोर्स मैक्सिमम, बी पर फोर्स मिनिमम, सी एंड बी। ठीक है सर, लेकिन यहां तो नेगेटिव फोर्स है। मैंने कहा उसने क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है सर, ये T3 माइनस T2 ये क्या दिया है? ये वो रेशियो स्लोप निकालने के लिए। ठीक है, डायग्राम से हमको दिख रहा था T3 माइनस T2 ये छोटा है तो स्लोप ज्यादा, ये T1 बड़ा है तो स्लोप कम। अगला सवाल ये रहा। चलो भाई, 2023 के सवाल सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, फटाक से सॉल्व करो जल्दी से। थ्योरी मुझे लगता है आपकी सारी इस चैप्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द थ्योरी, जो कि आपका कुछ पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, हमने सब क्वेश्चंस में थ्योरी हमने पूरी की पूरी कवर कर ली है। ठीक है, क्या बोल रहा है? एज पर द गिवन फिगर, स्मॉल बॉल P स्लाइड्स डाउन द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, हिट्स अ सर्कल, ठीक है, hits another ball Q of equal mass which is initially at rest, neglecting effect of friction and assume collision to be elastic, velocity of Q after collision। दो कॉन्सेप्ट मिक्स किए हैं, कॉलिजन और वर्क पावर एनर्जी। कॉलिजन और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहली चीज, एक बॉल अगर h हाइट से गिरती है तो टकराने के पहले इसके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? √2gh। अब इसका भी मास m, इसका भी मास m, बोल रहा है इक्वल मास। कैसे टकरा रहे हैं? इलास्टिकली। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक्सचेंज हो जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? √2gh फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी सीधा लिख दो √2gh। 2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू क्या है? 20 सेंटीमीटर। 1 2 आंसर आ गया 2, ऑप्शन डी आंसर आ गया, मार्क कर दो। ठीक है, बन गया सवाल। चल भाई, अगला सवाल 2023 का ही है। ठीक है, सॉल्व करो। क्या बोल रहा है राजू यहां पर? बोल रहा है अब मशीन गन ऑफ मास 10 kg फायर्स 20 ग्राम बुलेट्स एट द रेट 180 बुलेट्स पर मिनट। तो नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड कितनी हो जाएगी? 180 अपॉन 60, यानी कि आपको पर सेकंड से मतलब है ना, तो 3 बुलेट्स पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा इससे आगे बढ़ूं। स्पीड दे रखी है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो रिकॉइल वेलोसिटी गन की क्या होगी? मैंने कहा यार फोर्स। ठीक है, तो जितना मोमेंटम बुलेट को मिलेगा, ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ गन। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का मोमेंटम बराबर बराबर होगा। ठीक है, तो बुलेट का मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो कितनी बुलेट है? 3, 1 सेकंड में। ठीक है,
तो दिस इज द मोमेंटम ऑफ गन। तो m मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन 3 mv के बराबर कर देने का। 3 टाइम्स मास कितना दिया है, 20 ग्राम, 20 इंटू 10⁻³ स्पीड कितनी दी है, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास ऑफ गन क्या है, 10 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ गन 1 2 3, 1 खत्म हो गया, तो आंसर आ गया 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन डी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, हो गया सॉल्व। टॉपिक वेरिएबल मास, टॉपिक वेरिएबल मास एंड रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, तो बस ये टॉपिक है। चलो, अब कुछ सवाल मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं। ठीक है, अब इन सवालों को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 2023 और 22 के ही अब कुछ सवाल हैं। ठीक है, बहुत आसान आसान से सवाल है। ठीक है, चलो भाई, तो इन सवालों की अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। होमवर्क में PYQs लेफ्ट इन दिस लेक्चर। ठीक है, आपको मैंने PYQ यहां पर लिख रखे हैं, ये PYQs आपको बैच में नोट्स में मिल जाएंगे। सभी PYQs को आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जितने क्वेश्चंस, खास तौर से जितने PYQs आप खुद से बनाएंगे, आपका टॉपिक उतना बेहतर होता जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।